नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है इंडियन ज्योग्राफी MCQ सीरीज़, जिसमें हम पूरी इंडियन ज्योग्राफी को MCQ के रूप में कवर कर रहे हैं। भारत के भौतिक विभाजन को हम यहाँ पे देख रहे थे। आज के वीडियो में हम भारत के प्रायद्वीपीय जो पठार है हमारा, उसके बारे में बात करेंगे, उससे जुड़े हुए सवालों को देखेंगे। कितने अलग अलग प्रकार इसके अंतर्गत आते हैं, उनसे क्या क्या सवाल बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से एग्जाम में बन जाते हैं। उन सब को हम आज यहाँ पे कवर करेंगे। ये हमारी इंडियन ज्योग्राफी की 11वीं क्लास है। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के माध्यम से आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, प्रायद्वीपीय की भौगोलिक परिभाषा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यानी प्रायद्वीप होता क्या है, उसकी भौगोलिक परिभाषा क्या है, वो आपने बताना है। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, धरातल का वह भूभाग जो 3 ओर से जल से घिरा है और एक तरफ से स्थल से जुड़ा है, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें भारत का जो दक्षिण भारत का इलाका है, मध्य भारत के बाद का जो पूरा इलाका है, उसे प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। क्यों उसे प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं? जो इस तरीके से आप देखते हैं, इस तरफ भी समुद्र है, इस तरफ भी जल है, इस तरफ भी जल है, और एक तरफ वो किससे जुड़ा हुआ है? लैंड से। जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो उसे क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप कहा जाता है। ठीक है। धरातल का वह भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? उसे द्वीप कहते हैं। जो 2 तरफ से पानी से घिरा हो उसे कहा जाता है स्ट्रेट या जल डमरू मध्य, जो 2 तरफ से घिरा हो। ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप किसे माना जाता है? दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप जो हमारा अरेबियन प्रायद्वीप है उसको माना जाता है। और एक क्वेश्चन आता है कि किस महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं? तो प्रायद्वीप क्या होता है? ऐसी बॉडी या ऐसा लैंड जो 3 तरफ से पानी से घिरा है। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है यूरोप को। क्यों? क्योंकि यूरोप खुद 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, एक बड़ा प्रायद्वीप है, और उसके अंदर बहुत सारे देश ऐसे हैं जो खुद में प्रायद्वीप हैं। तो यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है, या पेनिनसुला। ठीक है। अगला, भारत के प्रायद्वीपीय पठार की उत्पत्ति एवं चट्टानी संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन सा कथन हमारा सही है। पहला, यह भारत का प्राचीनतम भूभाग है। जो प्रायद्वीपीय पठार है उसको लेकर के ये स्टेटमेंट है। पहला कथन ये है कि ये सबसे प्राचीन भूभाग है हमारा, ये आपका बिल्कुल सही होगा। प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। हमने देखा, इसमें हमने गंगा के मैदानों को कवर किया, हम इसमें प्रायद्वीपीय पठारों को देख रहे हैं, हम इसमें बाद में द्वीपों के बारे में, यहाँ के पश्चिमी घाट के बारे में बात करेंगे। भारत को अलग अलग भौगोलिक विभाजन में बांटा गया है, भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है। उसमें सबसे बड़ा भौगोलिक हिस्सा कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक है, ये आपका सही है। इसका निर्माण गोंडवाना लैंड के टूटने और उसके उत्तर दिशा में प्रवाह के कारण हुआ था। क्या ये सही है? देखिए, एक युग आया था जिसे कहते हैं मेसोइक युग। मेसोइक युग के दौरान जो एक बड़ा विशाल महाद्वीप था पहले, पेंजिया, उसका दक्षिणी हिस्सा टूटा, यानी गोंडवाना लैंड टूटा, और उस गोंडवाना लैंड से फिर कुछ हिस्सा टूटा जो उत्तर की ओर चलता गया, यूरेशियन प्लेट से वो टकराया और हिमालय का निर्माण हो गया। ये वाला भी आपका सही यहाँ पे होगा। जो प्रायद्वीपीय पठार है ये भी तभी वहाँ पे बना था। ठीक है। यह मुख्य रूप से आर्कियन युग के चट्टानों से बना हुआ है। जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है वो काफ़ी मजबूत है, क्योंकि वो काफ़ी पुरानी भूमि है। वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, जब वो टूटते हुए गया, यूरेशियन प्लेट से टकराया, हिमालय का निर्माण हुआ। लेकिन जो प्रायद्वीपीय पठार है वो गोंडवाना लैंड से ही आया था, वहाँ पे जाके तब वो बना, वहाँ पे जाके वो पूरा बना जब प्लेटें वहाँ पर टकराई। तो जो ये वाला इलाका है, प्रायद्वीपीय भारत का इलाका है, दक्षिण भारत का इलाका है, ये पृथ्वी की जो सबसे पुरानी चट्टानें मानी जाती हैं, जैसे नीस चट्टान, ग्रेनाइट चट्टान, इन चट्टानों से बना है, जो कि आर्कियन युग में बनी थी। तो प्रायद्वीपीय पठार आर्कियन युग की चट्टानों से बना है, और जो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो चुका है। जैसे हिमालय की जो ज़मीन है वो उतनी मजबूत नहीं है, क्योंकि वो नई बनी है अभी, हालांकि कई करोड़ वर्ष हो चुके हैं, लेकिन भौगोलिक
परिभाषा में वो काफ़ी नवीन हिस्सा है। प्रायद्वीपीय पठार काफ़ी प्राचीन है और काफ़ी मजबूत है, इसीलिए वहाँ पर भूकंप काफ़ी कम आते हैं। ठीक है, तो ये आर्कियन युग की चट्टानों से बना है, यानी ग्रेनाइट, नीस, इनकी चट्टानों से बना है, जिनको पृथ्वी की सबसे पुरानी चट्टानें माना जाता है। ठीक है, पूछा था इनमें से कौन सा सही है, तीनों आपके सही होंगे। भारत के प्रायद्वीपीय पठार का भौगोलिक स्वरूप और उसकी सीमाओं के सही क्रम को यहाँ पर चयन आपने करना है। ठीक है, एक और चीज़ हमने यहाँ पे देखा कि जो प्रायद्वीपीय पठार है आर्कियन युग की चट्टानों से बना है। आर्कियन युग की चट्टानें भारत की सबसे प्राचीन चट्टानें हैं। क्वेश्चन आता है जो धारवाड़ का इलाका है हमारा, वहाँ पर आपको किस प्रकार की चट्टानें मिलती हैं? तो भारत की पहली अवसादी चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक्स आपको कहाँ देखने को मिलेंगी? वो धारवाड़ में देखने को मिलेंगी। ठीक है, जो विंध्यान क्षेत्र है हमारा, वहाँ पर जो भवन निर्माण सामग्री होती है, जैसे लाल पत्थर हो गया, बलुआ लाल बलुआ पत्थर हो गया, वो आपको विंध्यान क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करेंगे अगले सवाल में। यहाँ पर आपको भारत के प्रायद्वीपीय पठार की भौगोलिक स्वरूप और उसकी सीमाओं के बारे में बताना है। पहला कथन है आकार या स्वरूप कैसा है प्रायद्वीपीय पठार का या प्रायद्वीपीय भारत का? ये लगभग त्रिभुजाकार है। बिल्कुल सही है आपका। जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है वो लगभग इस तरीके का है, लगभग ट्रायंगुलर शेप में है। ठीक है, उत्तर में इसके विंध्यान, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, कैमूर की पहाड़ियाँ स्थित हैं। ये आपका सही है। उत्तर में जो ये प्रायद्वीपीय भारत है, इसके उत्तर में ये सारी श्रृंखलाएं आती हैं जो इसे उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, गंगा का जो विशाल मैदान है, उससे अलग करती हैं। उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वतमाला आती है, ये वाला भी सही है। अरावली पर्वतमाला प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित है, जो इसको जो थार मरुस्थल है, मरुस्थलीय इलाका जो है भारत का, उससे इसको अलग करता है। ठीक है, उत्तर पूर्व सीमा में शिलोंग और कार्बी एंगलोंग का पठार है। जो शिलोंग का पठार है, जिसे मेघालय का पठार भी कहते हैं, और कार्बी एंगलोंग का पठार जो असम में है, ये प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्व में स्थित है, इसको भी याद करना है। दक्षिण में इलायची, जिसे कार्डेमम की पहाड़ियां कहते हैं, ये वाला भी आपका सही है। इसके दक्षिणी सीमा पर ये पहाड़ियां स्थित हैं। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय पठार के बारे में सवाल बनता है, इसके उत्तर में कौन है? उत्तर में इसके विंध्याचल श्रेणी आती है, सतपुड़ा श्रेणी आती है। इसके अलावा उत्तर पूर्व में कौन आता है? तो मेघालय का पठार आ जाता है। उत्तर पश्चिम में कौन आता है? तो आपने देखा अरावली पर्वतमाला इसे थार रेगिस्तान से अलग करती है। दक्षिण में कार्डेमम पहाड़ियां आ जाती हैं। पूछा था यहाँ पे कौन सा सही है? सी वाला ऑप्शन आपका सही है, यानी सभी के सभी कथन आपके सही होंगे। प्रायद्वीपीय जो हमारा पठार है, इसको मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा जाता है? तो मुख्य रूप से इसे 3 भागों में बांटा जाता है। एक है हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स, हम जिसको कहते हैं मध्यवर्ती उच्च भूमि, जिसमें अरावली, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर ये सब आ जाते हैं। पहला हो गया कौन सा? मध्यवर्ती उच्च भूमि। दूसरा होता है दक्कन का पठार, जिसमें आपके सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, इसके अलावा जो पश्चिमी और पूर्वी घाट हैं वो सब दक्कन के पठार में आते हैं। और फिर होता है तीसरा उत्तर पूर्वी पठार, जिसमें हम मेनली मेघालय के पठार के बारे में और कार्बी एंगलोंग पठार के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत को मुख्य रूप से 3 उसके भागों में बांटा जाता है: मध्यवर्ती उच्च भूमि, दक्कन का पठार और उत्तर पूर्वी पठार। ठीक है, अगला, प्रायद्वीपीय पठार के क्षेत्रफल, ऊंचाई और विस्तार के संबंध में असत्य कथन को पहचानिए। चलिए देखते हैं। पहला, यह पठार लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। भारत का टोटल जो एरिया है लगभग वो 32 लाख वर्ग किलोमीटर है, और अकेले प्रायद्वीपीय पठार का जो एरिया है लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर था। गंगा का मैदान जो था, गंगा का विशाल मैदान, उसका एरिया कितना था? लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर। तो भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार, लगभग आधा है हमारा। ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से 600 से 900 मीटर है, ये वाला आपका सही है। जो प्रायद्वीपीय पठार है हमारा, समुद्र तल से इसकी जो एवरेज ऊंचाई है 600 से 900 मीटर के बीच है। उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम में इसकी चौड़ाई लगभग 1400 किलोमीटर है। क्या ये सही है? ये वाला भी आपका सही यहाँ पे होगा। उत्तर से दक्षिण में ये 1600 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम में लगभग 1400 किलोमीटर है। चौथा, इस क्षेत्र में तीव्र भूकंप आने की संभावना अत्यधिक होती है। क्या ये सही है? ये वाला आपका गलत यहाँ पे होगा।
हमने पढ़ा ऊपर, जो प्रायद्वीपीय भारत है हमारा, इसे भारत का सबसे प्राचीन भूभाग भी माना जाता है, इसको भी याद करना। और ये सबसे स्थिर यानी सबसे ज़्यादा स्टेबल पार्ट है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर भूकंप आने की जो संभावना है वो हिमालय के पर्वतमाला जो है, हिमालय पर्वतमाला है, गंगा का मैदान है, उसकी तुलना में काफ़ी कम है, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार की ढाल एवं नदियों के बहाव की दिशा के संबंध में कौन सा कथन गलत है? चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन सा गलत है। पहला, यह पठार पूर्व की ओर ऊंचा तथा पश्चिम की ओर ढालू है। क्या इस पठार की जो ढलान है वो पूर्व की ओर ऊंचा है और पश्चिम की ओर ज़्यादा ढलान है? हमने देखा ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, तो पूर्व की ओर ऊंचा है यानी इस तरफ ये ऊंचा होगा यहाँ पे, और इस तरफ ढलान होगी इस तरीके से पश्चिम की ओर। क्या ये सही है? ये वाला आपका गलत यहाँ पे होगा। सामान्यतः ये पठार पश्चिम की ओर ऊंचा है और पूर्व की ओर बढ़ने पर इसकी ऊंचाई कम होती है, यानी इस तरफ ऊंचा है और इस तरफ बढ़ते जाएंगे तो ऊंचाई कम होती जाएगी। और यही कारण है कि ज़्यादातर नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती हैं, क्योंकि इसकी ढलान ही इस तरफ है, पूर्व की ओर है। यही आपका उत्तर है, यही आपको बताना था, ठीक है। जो प्रायद्वीपीय पठार है हमारा, इसकी जो ढलान है वो पश्चिम से पूर्व की ओर आती है, ठीक है। जो पश्चिमी घाट पड़ता है, जैसे ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है तो इधर हमारा पश्चिमी घाट पड़ेगा, इसकी ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है और इस तरफ से पूरी ढलान है, तो ज़्यादातर नदियां जो यहाँ से निकलती हैं वो सारी की सारी कहाँ जाती हैं? बंगाल की खाड़ी में जाती हैं। हालांकि कुछ अपवाद हैं, जो नदियां पूर्व से पश्चिम की दिशा में बहती हैं, जैसे नर्मदा, ताप्ती, ये दो इंपॉर्टेंट नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की दिशा में बहती हैं और अरब सागर में जाके गिरती हैं, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि इन नदियों का पूर्व से पश्चिम की ओर यानी उल्टी दिशा में बहने का कारण क्या है? तो बहने का कारण ये है कि ये दोनों नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, यानी दो ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां हैं, उनके बीच में ढलान वाला इलाका है, जो ढलान पश्चिम की ओर जाता है, वहां से होकर ये बहती हैं, ठीक है। और कौन कौन सी नदियां हैं? नर्मदा और ताप्ती तो हो गई, जो फेमस नदियां हैं जो अरब सागर में जाकर गिरती हैं, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। और नदियां जो पश्चिम की ओर बहती हैं उसमें एक आती है साबरमती, जो गुजरात की साबरमती नदी है, ये भी पश्चिम की ओर बहती है। एक नदी है माही, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये भी पश्चिम की ओर बहती है। इसके अलावा राजस्थान की एक इंपॉर्टेंट नदी है लूनी, जो कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, ये भी पश्चिम की ओर बहती है। और साउथ की एक और इंपॉर्टेंट नदी है पेरियार, ये भी पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। बाकी उत्तर की ओर बहने वाली भी कुछ नदियां हैं, कुछ ऐसी नदियां भी हैं जो दक्षिण से शुरू होती हैं और उत्तर की ओर बहती हैं, जिसमें चंबल, बेतवा, केन, सिंध, सोन, ये सारी नदियां शामिल हैं जो गंगा नदी तंत्र का हिस्सा हैं, ठीक है। एक और चीज याद रखना, आपको पूछा जाता है डेल्टा और एस्चुरी में क्या अंतर होता है, ज्वार दनमुख जिसको कहा जाता है, ज्वारन दमुक, ठीक है। तो देखिए, जो नदियां पूर्व की ओर बहती हैं, बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं, ये ढलान धीरे धीरे कम होती जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पूरा स्लोप ही इस तरफ है, ढलान धीरे धीरे कम होती है। तो ये नदियां क्या होती हैं, इनकी गति काफ़ी धीमी होती है। तो जब ये समुद्र में मिलने जाती हैं तो अपने आसपास काफ़ी ज़्यादा जो अपना जमाव होता है, जो अपने साथ अवसाद लाती है, उसको जमा कर लेती हैं और फिर समुद्र में मिलती हैं। तो जो नदियाँ धीमी गति से समुद्र में मिलती हैं वो अपने साथ पूरा अवसाद पहले तट पे जमा करती हैं और फिर जाके समुद्र में मिलती हैं। वहाँ पे जो चीज़ बनती है उसे डेल्टा कहते हैं, धीमी गति के कारण। जो पश्चिम की ओर नदियाँ बहती हैं, क्योंकि वो भ्रंश घाटी से होकर बह रही हैं, उनकी गति काफ़ी तीव्र है, तो वो अपने तट पर कुछ भी जमा नहीं करती, वो डायरेक्ट समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। उसको कहा जाता है एस्चुरी, यानी ज्वार दनमुख। इसको याद रखना है, क्वेश्चन बनेगा। तीव्र गति वाली ज्वार दनमुख बनाएंगी, कम गति वाली डेल्टा बनाएंगी, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी प्रमुख नदियां अपवाद स्वरूप पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं और इसका मुख्य कारण क्या है? तो प्रमुख नदियां जो पूर्व से पश्चिम में बहती है, नर्मदा और ताप्ती है। कारण है भ्रंश घाटी से होकर बहना। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ये दोनों नदियां किस सागर में जाकर गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी या अरब सागर। अब आपको पता है कि ये पश्चिम की ओर बहती हैं और हमारे पश्चिम में कौन सा है? इधर हमारा अरब सागर है, इधर हमारी बंगाल की खाड़ी है, नीचे हमारा हिंद महासागर है, ठीक है। तो ये दोनों नदियां अरब सागर में जाकर गिरती हैं। और अगर पर्टिकुलर पूछेगा किस खाड़ी में गिरती हैं, तो खंबात की खाड़ी को आपने याद करना है, ठीक है।
अगर हम नर्मदा नदी की बात करें तो मैकॉल पर्वतमाला, जो अमरकंटक चोटी है मैकॉल पर्वतमाला में स्थित है, वहां से आती है नर्मदा नदी। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, दो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उनके बीच की भ्रंश घाटी से होकर बहती है नर्मदा। कौन कौन सी? विंध्याचल और सतपुड़ा। ठीक है। एक प्रसिद्ध जलप्रपात है धुआंधार जलप्रपात, मध्य प्रदेश में है, यहीं पर इसी नदी पर वो बना हुआ है। ठीक है। अगर हम ताप्ती नदी की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के मुल्ताई नामक जगह से आती है और जो सतपुड़ा श्रेणी है इसके समांतर में बहती हुई ये जाती है। ठीक है। तो दोनों को आपने याद रखना है। प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां कौन सी हैं? तो देखिए, प्रायद्वीप हमने देखा था जब हमने गंगा के मैदानों की बात करी, नदियां हिमालय से निकल रही थी और ऐसे जाकर बंगाल की खाड़ी में जा रही थी। प्रायद्वीपीय पठार के इलाके से कुछ नदियां निकलती हैं, दक्षिण में बहने की बजाय वो उत्तर की ओर बहना शुरू करती हैं। इन नदियों में कौन कौन सी नदियां हैं? तो इसमें चंबल, सिंधु या जिसे सिंध नदी, बेतवा, केन, सोन, ये सारी नदियां जो हैं यह उत्तर की ओर बहती हैं, दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर बहती हैं। ठीक है। फिर ये यमुना में मिल जाती है, सोन नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है, गंगा में डायरेक्ट मिल जाती है, और बाकी जो चंबल, सिंध, बेतवा, केन है ये पहले यमुना में मिलती है और फिर यमुना गंगा में मिल जाती है। ठीक है। अगर हम कुछ नदियों के बारे में बात करें, जैसे चंबल नदी, जब हम नदी तंत्र को देखेंगे तो और ज़्यादा डिटेल में इनके बारे में जानेंगे। जो चंबल नदी है ये हमारी कहाँ से आती है? ये मध्य प्रदेश के जनापाव पहाड़ी से आती है। ठीक है। सिंध नदी ये भी मध्य प्रदेश से आती है। ध्यान रखना, जो सिंधु नदी है जो भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे आती है, लद्दाख और पाकिस्तान से होते हुए जाती है, वो अलग है, ये वाली सिंध अलग है, ये मध्य प्रदेश से आती है। अगर हम बेतवा की बात करें, बेतवा ये भी मध्य प्रदेश से आती है, इसे मध्य प्रदेश की गंगा के नाम से जाना जाता है और इसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट बांध बना हुआ है, माता टीला बांध। क्वेश्चन आता है किस नदी पर है? वो बेतवा नदी पर बना है। केन नदी की बात करें तो केन ये कैमूर पहाड़ियों से निकलती है और बेतवा और केन काफी ज्यादा चर्चा में रही हैं क्योंकि इनको आपस में जोड़ने की एक परियोजना चल रही है। भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना कौन सी है? केन बेतवा परियोजना, इसको भी याद करना है। ठीक है। इन दोनों को जोड़ करके, इनके पानी को एक कर करके जो बुंदेलखंड का इलाका है जहां पे पानी की काफी कमी है उसको दूर करना इसका उद्देश्य है। ठीक है। सोन नदी की अगर हम बात करते हैं तो ये अमरकंटक से आती है। अमरकंटक से ही नर्मदा नदी भी आती है, यानी दोनों एक ही जगह से आती हैं लेकिन अलग अलग दिशाओं में ये जाती है। सोन नदी उत्तर की ओर बहना शुरू कर देती है, नर्मदा पश्चिम की ओर बहना शुरू कर देती है। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नदियां जो आपने याद रखनी है। प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी पठार के अंतर्गत शामिल भौगोलिक इकाइयों का सही समूह कौन सा है? तो प्रायद्वीपीय भारत के जो पूर्वी पठार है इसके अंदर कौन कौन सी आती हैं? हमने देखा कि प्रायद्वीपीय पठार को अलग अलग भागों में बांटा जाता है। ठीक है। उसको अलग अलग पठारों में विभाजित कर देते हैं। एक है मध्यवर्ती उच्च भूमि जिसे केंद्रीय उच्च भूमि कहते हैं, जिसमें अरावली, मेवाड़, इसके अलावा मालवा, बुंदेलखंड, सतपुड़ा ये सब आते हैं। दूसरा है हमारा पूर्वी पठार। पूर्वी पठार में छोटा नागपुर, छत्तीसगढ़ बेसिन और दंडकारण्य पठार आता है, यानी छोटा नागपुर पठार, छत्तीसगढ़ बेसिन और दंडकारण्य पठार। तीसरा है उत्तर पूर्वी पठार जिसमें मेघालय का पठार है और चौथे के में भी इसको वर्णित किया जाता है दक्कन का पठार जिसमें दक्कन ट्रैप है, कर्नाटक का पठार है, आंध्र का पठार है, ये आते हैं। ठीक है। कुछ जगहों पे केवल उत्तर पूर्वी की बात होती है। यहां पे हमने देखा चार भाग, आप इसको याद करना। पहला केंद्रीय उच्च भूमि, दूसरा पूर्वी पठार, तीसरा उत्तर पूर्वी पठार, चौथा दक्कन का पठार। तो आपको पूछा था पूर्वी पठार में कौन कौन शामिल है? पूर्वी पठार में ये तीनों के तीनों यहां पे शामिल होते हैं। ठीक है। जो छोटा नागपुर का पठार है इसका विस्तार झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, छत्तीसगढ़ इनमें आपको देखने को मिलेगा। जो छत्तीसगढ़ बेसिन है इसका जो क्षेत्र है यह छत्तीसगढ़ और उड़ीसा इनमें देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ बेसिन को महानदी बेसिन भी कहते हैं, ध्यान रखना। जो दंडकारण्य पठार है ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र, तेलंगाना इनमें ज्यादा फैला हुआ है। ठीक है। तो इसको आपने याद करना। इनके हमने विस्तारों को भी देखा। ये जो पूरा इलाका है, छोटा नागपुर का पठार, महानदी का बेसिन और दंडकारण्य पठार खनिजों से काफी ज्यादा भरा हुआ है। ठीक है। जो छोटा नागपुर का पठार है इसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। भारत का रूर प्रदेश। अब रूर क्या है? रूर जर्मनी में स्थित एक जगह है जो खनिजों से काफी ज्यादा भरा हुआ है। रूर
जर्मनी का एक प्रदेश है जो खनिजों से काफ़ी ज़्यादा समृद्ध है, और जो छोटा नागपुर है ये भी खनिजों से ज़्यादा समृद्ध है, इसीलिए इसे भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। तो क्वेश्चन बनता है रूर है क्या, किस देश में पड़ता है, तो जर्मनी का है। ठीक है। छत्तीसगढ़ बेसिन की बात करें तो एक क्वेश्चन बनता है कि भारत का धान का कटोरा किसको कहते हैं, तो मुख्य रूप से वो इसी बेसिन को कहते हैं, महानदी बेसिन के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है। दंडकारण्य पठार की बात करें तो ये वाला जो इलाका है यहां पर काफी फेमस एक खान है जिसका नाम है बेलाडीला। क्वेश्चन आता है बेलाडीला खान किस खनिज के लिए फेमस है, तो लौह अयस्क के लिए फेमस है, वो इसी दंडकारण्य पठार का हिस्सा है। ठीक है। अगला, प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्वी पठार के अंतर्गत कौन कौन से पठार आता है। अब उत्तर पूर्वी पूछा है, उत्तर पूर्वी में आपका मेघालय का पठार आता है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। जो मेघालय का पठार है, देखिए हमने जब पढ़ा था गंगा के मैदान के बारे में, यहां से पूरा हिमालय हमारा अरुणाचल तक जाता है। इधर हमारा क्या है, यहाँ पे हम प्रायद्वीपीय पठार के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इधर का जो इलाका है, ये जो उत्तर पूर्वी वाला इलाका है, इसमें कंफ्यूजन करता है कि क्या ये हिमालय का पार्ट है या ये प्रायद्वीपीय पठार का पार्ट है। तो कंफ्यूजन को क्लियर करना, जो मेघालय का पठार है ये इसका हिमालय से संबंध नहीं है, ये हिमालय का हिस्सा नहीं है। बेसिकली जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है उसी का पूर्वी विस्तार कहा जाता है मेघालय का पठार, मुख्य रूप से छोटा नागपुर का पठार। जो छोटा नागपुर का पठार है उसी के पूर्वी विस्तार को मेघालय का पठार कहते हैं, यानी ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। ठीक है। जो ये दोनों अलग हैं, जैसे छोटा नागपुर का पठार और इधर मेघालय का पठार, इनके बीच का एक छोटा सा इलाका है, गैप यहाँ पे बना हुआ है, जिसे मालदा गैप के नाम से जाना जाता है। ठीक है। यह जो गैप है ये छोटा नागपुर की जो राजमहल पर्वत है और मेघालय के पठार के जो गारो पर्वत है उनको अलग करता है, इसीलिए इस गैप को मालदा गैप तो कहते ही हैं, राजमहल गैप के नाम से भी जाना जाता है। राजमहल गारो गैप किस किस के मध्य में है, मेघालय का पठार, छोटा नागपुर का पठार। ठीक है। अरावली पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए अब हम अरावली के बारे में यहाँ पे जानेंगे। हमने देखा पहले प्रायद्वीपीय भारत के बारे में बेसिक हमने जाना, फिर उसको कितने भागों में बांटा गया है, किस भाग में क्या है हमने उसको देखा। अब हम पहला भाग केंद्रीय उच्च भूमि उसे कवर करेंगे, जिसमें अरावली, इसके अलावा मेवाड़ का पठार, इसके अलावा आपका मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, ये सब आते। अब हम उनको डिटेल में जानेंगे। चलिए देखते हैं पहला कथन क्या है। यह प्राचीनतम मोड़दार अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है जिसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। जो अरावली का पर्वत श्रृंखला है यह भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला इसे माना जाता है। न सिर्फ भारत की, दुनिया की सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक माना जाता है। प्री कैम्ब्रियन काल में, यानी आज से लगभग 600 से 570 मिलियन साल पहले इसका निर्माण हुआ था। ठीक है। यह एक प्रकार का अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला है। पहला सही है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है जो आबू पहाड़ी पर स्थित है, ये वाला भी सही है। देखिए माउंट आबू पहाड़ी पर है गुरु शिखर, जो कि अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई लगभग 1722 मीटर है और ये अरावली की सर्वोच्च चोटी है, राजस्थान के सिरोही जिले में पड़ती है। तीसरा, आबू पहाड़ियों पर जैनियों का एक फेमस धर्मस्थल है दिलवाड़ा जैन मंदिर, ये भी सही है। जो माउंट आबू है यहाँ पर एक मंदिर है दिलवाड़ा मंदिर, जो कि जैन धर्म का एक प्रमुख मंदिर है। ठीक है। क्वेश्चन आता है दिलवाड़ा मंदिर का संबंध किस धर्म से है, जैन धर्म। यहाँ पर आपके तीनों सही होंगे। अगला, अरावली श्रेणी से निकलने वाली नदियों तथा अपवाह तंत्र के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। देखिए पहला, अरावली के पश्चिमी ओर से माही और लूनी नदी निकलती है तथा पूर्व की ओर से बनास नदी निकलती है, क्या ये सही है। ये तीनों नदियां हमने कहा प्रायद्वीपीय पठार से आती हैं। प्रायद्वीपीय पठार का जो पहला पार्ट है केंद्रीय उच्च भूमि, जिसके अंदर अरावली है, वहां से आती है पर्टिकुलर। ठीक है। पहले कथन में कहा गया कि इसके पश्चिम से माही और लूनी नदी निकलती है, क्या ये सही है। पहला वाला आपका बिल्कुल सही यहाँ पे होगा। और इसके पूर्व की ओर से बनास नदी आती है, ये भी सही है। दूसरा, बनास नदी चंबल की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, ये भी सही है। देखिए चंबल नदी पूर्णतः एक ही राज्य के अंदर यानी राजस्थान के अंदर बहने वाली सबसे लंबी नदी मानी जाती है। आपसे पूछेगा राजस्थान के अंदर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो चंबल है। ठीक है। और चंबल की एक इंपॉर्टेंट सहायक नदी है बनास। लूनी नदी थार मरुस्थल से होते हुए गुजरात के कच्छ के रण में विलीन हो जाती है, अतः यह अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र का उदाहरण है।
जो लूनी नदी है ये किसी दूसरी नदी में जाकर नहीं मिलती है, यह ना महासागर में जाकर गिरती है, वर्षा काल में कभी कभी पहुंच जाती है, लेकिन मैक्सिमम टाइम ये गुजरात में जो रन ऑफ कच्छ है वहां पे जाके विलुप्त हो जाती है। ठीक है, तीसरा भी सही है। आपको पूछा था इनमें से कौन सा गलत है, इनमें से कोई नहीं, कोई भी गलत नहीं है। मेवाड़ का पठार के संबंध में इनमें से क्या सही है? तो मेवाड़ के पठार को लेकर के एक स्टेटमेंट है, चलिए देखते हैं। पहला, इसका विस्तार राजस्थान और मध्य प्रदेश में पड़ता है। पहला बिल्कुल सही है। जो मेवाड़ का पठार है यह राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों में फैला हुआ है। यह प्रायद्वीपीय भारत का जो केंद्रीय हाईलैंड है यानी केंद्रीय उच्च भूमि है उसका एक भाग है। इसे मारवाड़ का पठार भी कहते हैं, इसको भी याद करना। यह अरावली पर्वत को मालवा के पठार से अलग करता है। सेकंड वाला आपका सही होगा। अगर हम इस मेवाड़ के पठार या मारवाड़ के पठार की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यह अरावली पर्वत को मालवा के पठार से अलग करता है। ठीक है, यह अरावली पर्वत से निकलने वाली बनास नदी के अपवाह क्षेत्र में आता है। ये वाला भी आपका सही। बनास नदी आती अरावली से है लेकिन उसी के क्षेत्र में पड़ता है ये वाला पठार। ठीक है, तो यहां पर पूछा था कौन सा सही है, सभी आपके सही होंगे। मालवा का पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए देखते हैं यहां पे कौन सा कथन हमारा सही है। पहला, यह बेसॉल्ट एवं ज्वालामुखी चट्टानों से बना हुआ है जहां लावा निक्षेपों से निर्मित काली मिट्टी पाई जाती है। क्या ये सही है? जो मालवा का पठार है हमारा यह बेसॉल्टिक चट्टानों से बना है, जिसकी वजह से इस इलाके में आपको ज्यादातर कैसी मिट्टी मिलेगी? काली मिट्टी देखने को मिलेगी। किसमें? मालवा के पठार में। मालवा के पठार को राजस्थान में हड़ौती का पठार कहते हैं, यह भी सही है। बेसिकली मालवा के पठार का जो उत्तर पूर्वी इलाका है या पूर्वी राजस्थान का जो क्षेत्र है वहां पर जो ये मालवा के पठार का हिस्सा है इसको हड़ौती के पठार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ की काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त उपयोगी होती है। ये वाला भी सही है। काली मिट्टी को काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं और आप जानते हैं कपास की खेती के लिए काफी अच्छी होती है, इसीलिए इसे काली कपासी कहते हैं। ये वाला भी सही है। तीनों आपके सही यहाँ पे होंगे। ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है, बुंदेलखंड के पठार की मुख्य विशेषताओं के संबंध में सही युग्मों का चयन करें। अब बुंदेलखंड के पठार को यहाँ पे दिया गया है। पहला, यह मालवा के पठार के पूर्व में स्थित है। जो मालवा का पठार है जिसके बारे में अभी हमने ऊपर बात करा, इसके पूर्व में स्थित है बुंदेलखंड का पठार। इसका विस्तार ग्वालियर के पठार और विंध्याचल के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये वाला भी सही है। अगर हम इसके भौगोलिक विस्तार की बात करते हैं तो उत्तर पश्चिम में इसका ग्वालियर का पठार क्षेत्र पड़ता है और इसके दक्षिण में पड़ता है विंध्याचल का पठार या विंध्याचल श्रेणी। ठीक है, यूपी और मध्य प्रदेश में इसका विस्तार है बुंदेलखंड के पठार का। ठीक है, बुंदेलखंड पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है उसे सिद्ध बाबा कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1172 मीटर है। ठीक है, प्रमुख नदियां जो बुंदेलखंड के पठार से आती हैं उसमें बेतवा, केन, ये दोनों नदियां शामिल हैं। यहां पर किस प्रकार की मिट्टी मिलती है? जैसे राजस्थान वाले में हमने देखा, मालवा वाले में काली मिट्टी मिलती है, यहां पर लाल और काली मिट्टी का मिश्रण मिलता है जिसे राखड़ कहा जाता है स्थानीय रूप से, या टार भी कहते हैं। ठीक है, यहां पर भी आपके दोनों सही होंगे। कौन सा पठार केंद्रीय उच्च भूमि को पूर्वी पठार से अलग करता है और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है? तो देखिए कौन सा पठार है जो पूर्वी पठार से अलग करता है केंद्रीय उच्च भूमि को। हमने पढ़ा था कि प्रायद्वीपीय पठार को 4 भागों में आपने याद करना। एक है केंद्रीय उच्च भूमि, एक है पूर्वी पठार, एक उत्तर पूर्वी पठार और एक दक्कन का पठार। तो केंद्रीय उच्च भूमि को पूर्वी पठार से अलग करने का काम बघेलखंड का पठार करता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। यह पठार जो बघेलखंड का पठार है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इलाकों में यह फैला हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जो बघेलखंड का पठार है, 2 इंपॉर्टेंट नदियां, एक है हमारी सोन नदी और एक है हमारी महानदी, इन नदियों के मध्य एक जल विभाजक का काम भी करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कोयला के लिए फेमस जगह है सिंगरौली, इसको याद करना है। भारत की ऊर्जा राजधानी के रूप में से जाना जाता है, कोयले के लिए काफी फेमस है। इसी बघेलखंड के पठार में पड़ता है मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, सिंगरौली हो गया या फिर सोहागपुर, ये भी इसी में पड़ता है, ये भी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, विंध्यन पर्वत श्रेणी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए देखते हैं कौन सा सही नहीं है। पहला,
इसकी लंबाई लगभग 1200 किलोमीटर और औसत ऊंचाई 500 से 700 मीटर है। क्या सही है? पहला आपका सही है। जो विंध्याचल श्रेणी है हमारी, इसकी लंबाई लगभग 1200 किलोमीटर तक है। एवरेज ऊंचाई की बात करें तो 500 से 700 मीटर के मध्य है। इसके पश्चिम में भारनेर श्रेणी और पूर्व में कैमूर श्रेणी पड़ती है। ये वाला भी आपका सही होगा। जो हमारा विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, इसके पश्चिम में कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं? भारनेर श्रृंखला, और इसके पूर्व में कैमूर श्रृंखला आती है। यह श्रेणी उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है तथा गंगा और प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह क्षेत्र के बीच मुख्य जल विभाजक का काम भी करती है। जो विंध्याचल श्रेणी है हमारी, ये उत्तर भारत को दक्षिण भारत से प्राकृतिक रूप से अलग करती है। इसके अलावा गंगा और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के मध्य में जल विभाजक का काम कौन करती है? ये वाली श्रृंखला ही करती है, विंध्याचल। हमने ऊपर देखा था सिंधु और गंगा के मध्य में जल विभाजक का काम कौन करता है? अरावली। दक्षिण भारत और उत्तर भारत के मध्य में कौन है? विंध्याचल। ठीक है, विंध्याचल श्रेणी की बात करते हैं तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है सद्भावना शिखर। ठीक है, जिसे गुडविल पीक या कालुम्बे चोटी के नाम से भी जाना जाता है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश हीरों के लिए काफी ज्यादा फेमस है और खासकर मध्य प्रदेश का पन्ना वो इसी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम क्या होगा? तो देखिए, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत कई सारी पर्वत श्रृंखलाएं पड़ती हैं। इसका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम लगाने को आता है कि पहले कौन सी श्रृंखला है और फिर आपकी कौन सी है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर हम लगाएं सतपुड़ा के अंदर, पहली चीज, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला किन दो नदियों के मध्य में है? तो ये नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य में स्थित है। ठीक है, इसके अंदर विभिन्न पर्वत श्रेणी, इनको अगर हम पश्चिम से पूर्व में लगाएं तो सबसे पहले आएगी राजपीपला की पहाड़ी। जो राजपीपला की पहाड़ी है, यह सतपुड़ा श्रेणी का सबसे पश्चिमी हिस्सा है। गुजरात महाराष्ट्र के बॉर्डर से लेकर मध्य प्रदेश में जो बुरहानपुर दर्रा है, बुरहानपुर दर्रा हमने पढ़ा था, यह महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को जोड़ता है। इनके मध्य का जो इलाका है पूरा, यानी महाराष्ट्र गुजरात की बॉर्डर से मध्य प्रदेश तक का इलाका, इसे राजपीपला की पहाड़ी कहते हैं। यह सतपुड़ा का सबसे पश्चिमी इलाका है, आपको पश्चिम से ही शुरू करना था। फिर है महादेव पहाड़ी, सतपुड़ा श्रृंखला का मध्य भाग है, ये मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। जो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ी, वो इसी महादेव पहाड़ी पर स्थित है। तीसरा है मैकाल श्रेणी। जो मैकाल श्रेणी है हमारी, सतपुड़ा की सबसे पूर्वी हिस्सा है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर स्थित है। इस मैकाल श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर क्या है? अमरकंटक। तो ध्यान रखेंगे कि तीनों के तीनों सतपुड़ा का ही पार्ट है, सतपुड़ा का पार्ट है। ये सबसे पश्चिमी पार्ट है, ये सबसे मध्य वाला पार्ट है, ये सबसे पूर्वी। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो है धूपगढ़ी, जो पूरे सतपुड़ा श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। अगर केवल मैकाल श्रेणी की बात करेगा, ये खुद सतपुड़ा का पार्ट है, लेकिन अगर इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करेगा तो वो अमरकंटक होगा। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है और वह किस पहाड़ी पर स्थित है? इसकी सबसे ऊंची चोटी है हमारी धूपगढ़ी, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। लगभग 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है, इसको याद करना है। ठीक है, महादेव पर्वत पर स्थित है। इसी महादेव पर्वत पर एक जगह है पंचमढ़ी, वहां पर स्थित है ये वाली चोटी। पंचमढ़ी को मध्य प्रदेश में सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। ठीक है, अमरकंटक की बात करेंगे तो ये मैकाल श्रेणी का सबसे ऊंचा चोटी है, लगभग 1065 मीटर इसकी ऊंचाई है। अमरकंटक फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक हमारी दो ऐसी नदियाँ आती हैं, जो एक तो पश्चिम की ओर बहती है और एक हमारी उत्तर की ओर बहती है। एक है नर्मदा और एक है हमारी सोन। ठीक है, मैकाल श्रेणी तथा उससे निकलने वाली नदियों के संबंध में सही युग्म का चयन करें। मैकाल श्रृंखला, मैकाल यानी कि अमरकंटक, इससे आने वाली नदियों के बारे में आपने बताना है। चलिए देखते हैं। मैकाल श्रेणी की सर्वोच्च ऊंची चोटी अमरकंटक है, पहला बिल्कुल सही आपका होगा। इसके पश्चिम में नर्मदा नदी निकलती है, सही है। उत्तर से सोन नदी निकलती है, सही है। दक्षिण से महानदी निकलती है, ये भी सही है। बेसिकली मान लीजिए ये अमरकंटक यहाँ पर स्थित है, मैकाल श्रेणी का एक पार्ट है। मैकाल खुद सतपुड़ा का पार्ट है। इसके उत्तर से निकल रही है कौन सी नदी? सोन, जो उत्तर दिशा की ओर बहती है। दक्षिण की ओर निकल रही है महानदी और पश्चिम की ओर निकल रही है नर्मदा। तो इन तीनों को आपने याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही होगा। छोटा नागपुर पठार के भौगोलिक विस्तार एवं संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो हमने केंद्रीय जो उच्च भूमि वाला पार्ट है, जिसके अंदर अरावली था, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ थी, मैकाल पहाड़ी, इसके अलावा मालवा, मेवाड़, मारवाड़, उन सबको हमने कवर किया। अब हम जो पूर्वी पठार वाला इलाका है, जिसमें हम छोटा नागपुर के पठार के बारे में बात करेंगे, उसकी शुरुआत करेंगे।
छोटा नागपुर पठार को लेकर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला, इसका विस्तार मुख्य रूप से झारखंड राज्य में पड़ता है। पहला आपका बिल्कुल सही यहाँ पे होगा। छोटा नागपुर पठार का लगभग 80% इलाका झारखंड में पड़ता है। बाकी ये उड़ीसा, बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार सब में फैला हुआ है, लेकिन 80% इलाका इसका कहाँ है? झारखंड। इसके उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ी, उत्तर में हजारीबाग का पठार और दक्षिण में रांची का पठार स्थित है। ये वाला आपका सही है। जो छोटा नागपुर का पठार है, इसके उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ी है जो इसको मेघालय के पठार से अलग करती है। उत्तर में हजारीबाग का पठार है और इसके दक्षिण में है रांची का पठार। रांची का पठार इस छोटा नागपुर के पठार का सबसे बड़ा भाग है, इसको भी याद रखना। इन 3 संरचनाओं को संयुक्त रूप से छोटा नागपुर पठार क्षेत्र कहा जाता है। ये जो 3 इलाके हैं कौन कौन से? राजमहल की पहाड़ियां, हजारीबाग का पठार और दक्षिण में इसके रांची का पठार। इन तीनों से मिलकर बना हुआ है छोटा नागपुर का पठार। किन तीनों से? राजमहल की पहाड़ी, हजारीबाग का पठार और रांची का पहाड़। इन तीनों से मिले हुए इलाके को ही हम छोटा नागपुर का पठार कहते हैं। ठीक है, ये भी सही है। तीनों के तीनों आपका सही यहाँ पे होगा। छोटा नागपुर पठार को लेकर कुछ और क्वेश्चन यहाँ पर बन जाते हैं आपके पास। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के बीच से होकर बहती है और छोटा नागपुर के पठार को 2 भागों में, हजारीबाग का पठार और रांची के पठार में विभाजित करती है। इन दोनों के मध्य से होकर कौन सी नदी बहती है? दामोदर नदी। ठीक है, दामोदर नदी को आप जानते हैं बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, इसे भी याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने भारत के प्रायद्वीपीय पठार के बारे में यहाँ पे सवालों को देखा, बेसिक को जाना, फिर केंद्रीय उच्च भूमि वाले को खत्म किया और अब हमने जो पूर्वी पठार वाला इलाका है जिसमें हम छोटा नागपुर पठार के बारे में बात करेंगे। इसके बाद छत्तीसगढ़ बेसिन के बारे में, दंडकारण्य पठार के बारे में जानेंगे और बाकी के जो पार्ट बचते हैं जैसे उत्तर पूर्वी पठार, दक्कन का पठार, उनको सबको डिटेल में अगली क्लास में कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।